इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला हमारा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ है और सेकंड टॉपिक जो है वो हम देखेंगे कि जब एक वेव किसी इंटरफेस के थ्रू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन का जो फिनोमेना होता है, जिसको आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी जानते हो, उस टाइम पे फेज़ जो है लाइट वेव में कैसे शिफ्ट होता है, ये दो चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। दूसरे टॉपिक पे आएंगे हम अभी। पहले टॉपिक जो हमारा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ, वो देख लेते हैं। ये जो दो टॉपिक्स हैं, इनसे डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बट इसका कॉन्सेप्ट जो है हमारी जो अगली वीडियो होगी थिन फिल्म इंटरफेरेंस, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उस वीडियो के लिए। तो जब तक ये टॉपिक और ये कंसेप्ट नहीं समझ आएंगे, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो एकदम नहीं समझ आने वाला। यहाँ पे क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ का एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन है। ये हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, वैसे कभी आया नहीं है, बट बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है जो आप अभी देखोगे। ओके, तो हम पहले ज्योमेट्रिकल पाथ के बारे में बताते हैं। तो ज्योमेट्रिकल पाथ सिंपली आपका क्या होता है कि कोई भी फिजिकल लेंथ, ठीक है, जो एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में, उसको हम ज्योमेट्रिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ जो है बेसिकली आप उसको किसी भी स्केल से मेजर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक स्केल लगा रखा है हमने, ठीक, और इस मीडियम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो रे ऑफ लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस मीडियम के अंदर, उसको आप किसी स्केल से मेजर कर सकते हो। और जो भी वो डिस्टेंस आएगी, मान लीजिए डेल्टा एक्स, तो वो जो है उस रे ऑफ लाइट का ज्योमेट्रिकल पाथ हो जाएगा। तो सिंपल है, ठीक है। कोई भी मीडियम में रे ऑफ लाइट जो भी फिजिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको आप किसी स्केल से, रूलर से नाप सकते हैं और वो उस लाइट का ज्योमेट्रिकल पाथ हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी आपने पढ़ रखी होगी छोटे क्लासेस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये आपका होता है, इट इज़ डिफाइंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो की तरह डिफाइन करते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम न्यूमरेटर में आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से दिखाते हैं, ठीक है, ये नेचर का कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम वी से दिखाते हैं। सी की वैल्यू हमें पता ही है, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ फास्टेस्ट। अच्छा, ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो है वो फास्टेस्ट होती है, जिसकी वैल्यू ये होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है 299792458 मीटर पर सेकंड, जिसको आप रफली कैलकुलेशन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यूज़ करते हैं। ये फास्टेस्ट होता है। कोई भी ये लाइट जो है फास्टेस्ट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, इससे ज़्यादा तेज़ कोई ऑब्जेक्ट ना कहीं ट्रैवल कर सकता है, ना रे ऑफ लाइट किसी और मीडियम में इससे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकती है। फास्टेस्ट जो है रे ऑफ लाइट आपकी वैक्यूम में स्पीड से ट्रैवल करती है। ऑब्वियसली किसी और मीडियम में जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वैक्यूम में अगर हाईएस्ट है तो अदर मीडियम में ऑब्वियसली वैक्यूम से कम ही होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम विल बी लेस देन सी। ठीक है, तो जो v है वो आपका c से हमेशा कम होगा। ठीक है, v हमेशा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, v जो है हमेशा c से कम होगा। ठीक, अगर v हमेशा c से कम है तो ये रेशियो जो है आपका हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और ये रेशियो है क्या, ये रेशियो म्यू है, तो म्यू आपका हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोचो, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, c जो है वो v से बड़ा है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, या म्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होगा। मतलब किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है, म्यू जो है आपका, म्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 किसी भी मीडियम के लिए, एक्सेप्ट फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए तो म्यू 1 होता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैक्यूम के लिए अगर आप म्यू डिफाइन कर रहे हो तो वैक्यूम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम ही आपका वैक्यूम है, तो ये c/c जो है वो 1 हो जाएगा। तो वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। किसी भी अदर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, बिकॉज लाइट जो है वो किसी भी अदर मीडियम में वैक्यूम से तो धीमे ही ट्रैवल करेगा, तो c/v जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगली जो चीज़ हम जानते हैं, ठीक है, ये होते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ये कुछ मतलब इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बेसिकली होता है कि हम उस ऑप्टिकल डेंसिटी से हम बताते हैं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है या ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बेसिकली ये कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको आप, ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको आप मेजर कर सकते हो। ये बेसिकली एक बोलने का तरीका है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या कम है।
ठीक है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर, तो हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली डेंसर। अगर उसका म्यू ज़्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसर है, और अगर म्यू कम है तो ऑप्टिकली रेयरर है। ठीक है, ये बस एक बोलने का तरीका होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी कोई ऐसे मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, उसको हम म्यू से ही रिलेट करके, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी से रिलेट करके हम बताते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो जो है उसका फिजिकल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो आपकी डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो ऑप्टिकली डेंसर है मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कम है तो ऑप्टिकली रेयरर है मीडियम। फिजिकल डेंसिटी है जो वॉल्यूम डेंसिटी, इसको आप रो से दिखाते हो, ठीक है, उसको हम मास अपॉन वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं, MY/V। ठीक है, यहाँ पर वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे नीचे, ठीक, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी का वॉल्यूम डेंसिटी या फिजिकल डेंसिटी से कोई लेना नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फिजिकली डेंसर है, ठीक है, अगर उसका रो ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, कुछ केसेस में ट्रू होता है, कुछ केसेस में फॉल्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.333 होता है। ऑलिव ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.47 होता है। ऑयल बेसिकली कोई भी आप ऑयल ले सकते हो। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है। बट अगर फिजिकल डेंसिटी की बात करी जाए तो पानी का तो डेंसिटी आपको पता ही है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ऑलिव ऑयल का जो डेंसिटी है वो पानी से कम होता है, 0.916 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल की जो फिजिकल डेंसिटी है पानी से कम है, ऑलिव ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। बट ऑलिव ऑयल की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है। ठीक है, फिजिकल डेंसिटी वाटर से कम है बट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो पानी से ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे मैं काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी और फिजिकल डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बस एक छोटी सी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, बट इतना समझ लो कि म्यू का और रो का कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो ये हमने चीज़ समझ ली। अगली जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो होता है कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ें फिक्स रहती हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम ऑफ ट्रैवल, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो अभी हमने बात कर ली कि v जो है वो तो चेंज करेगा, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है और किसी मीडियम में जब आपका रे ऑफ लाइट एंटर करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वैक्यूम में हाईएस्ट है। ठीक है, तो v तो चेंज कर रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी जो कि हम लाइट के कलर से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, रेड कलर का फ्रीक्वेंसी कम होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की वो फिक्स रहती है, वो नहीं चेंज करती। मतलब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी या कलर चेंज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेड लेज़र के साथ अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आप देखोगे रेड लेज़र को अगर आप एक लेंस के थ्रू भी पास कराओ तो ऐसा तो है नहीं कि उसका कलर चेंज हो जा रहा है। रेड लेज़र तो रेड लेज़र ही रहता है। ठीक है, उसकी स्पीड, हाँ, स्पीड चेंज हो सकती है, उसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है, रे ऑफ लाइट बेंड कर सकती है। ठीक है, बट उसका जो कलर है वो चेंज नहीं करता, या जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो फिक्स रहती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को मैं चाहता तो म्यू से भी दिखा सकता था, बट मैं यहाँ पे एफ से दिखा रहा हूँ ताकि ये वेलोसिटी वी से कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि म्यू और वी जो है देखने में थोड़ा सिमिलर लगता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे एफ से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है, ऐसे रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है लेफ्ट से राइट। पहले वैक्यूम में थी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और किसी मीडियम में एंटर करिए, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड c है जो नेचर का कांस्टेंट है, f जो है लाइट की फ्रीक्वेंसी है। मीडियम में जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसको हम v कह दे रहे हैं। ठीक है, v ऑब्वियसली आपका c से छोटा होगा, और फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं चेंज होने वाली, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो फ्रीक्वेंसी अभी भी f ही रहेगी। ओके, ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है कि स्पीड जो है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, किसी भी रे ऑफ लाइट में डिस्टेंस को हम उसके वेवलेंथ से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ, डिस्टेंस लेंथ होती है, और 1 टाइम जो है उसको मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है 1 टाइम पीरियड होता है। तो आपको पता ही है स्पीड जो है वो वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है, या v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, न्यू की जगह मैं f यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर वैक्यूम के लिए लिखा जाए, ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड c है, इज इक्वल टू वेवलेंथ जो है वो लाइट का वैक्यूम में मैं मान ले रहा हूँ कि लैम्डा नॉट है। ठीक है, जो ओरिजिनल वेवलेंथ है लाइट का, लैम्डा नॉट। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में ओरिजिनल वेवलेंथ होता है, और फ्रीक्वेंसी तो f ही है। मीडियम में लाइट की स्पीड v हो जा रही है। ठीक है, इज इक्वल टू
अब मीडियम के अंदर वेवलेंथ मुझे नहीं पता लाइट की क्या होगी, तो मैं इसको लैम्डा एन कह रहा हूँ, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द मीडियम लैम्डा एन है, ठीक है, टाइम्स लाइट की फ्रीक्वेंसी तो एफ ही है। अब इन दोनों इक्वेशंस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों साइड से एफ निकाल सकता हूँ, क्योंकि एफ दोनों में कांस्टेंट है, तो एफ यहाँ पे सी बाय लैम्डा नॉट आ जाएगा, और यहाँ से एफ जो है वो आपका क्या आ जाएगा, वी बाय लैम्डा एन आ जाएगा, ठीक है। दोनों जगह फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूँ, तो सी बाय लैम्डा नॉट जो है मेरा क्या आ जाएगा, वी बाय लैम्डा एन आ जाएगा, ओके। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो सी बाय वी जो है वेलोसिटी को मैं नीचे ले आया और लैम्डा नॉट को ऊपर ले जा रहा हूँ, लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एन। अब याद करिए सी बाय वी क्या होता है, सी बाय वी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, तो म्यू जो है वह आपका क्या आ जा रहा है, लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एन आ जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। म्यू जो है आपका लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एन है, म्यू हमने बता रखा है कि किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में हाईएस्ट होती है और किसी अदर मीडियम में वैक्यूम से कम होगी, ठीक है। तो सी ज़्यादा है और वी कम है, ठीक है, तो म्यू जो है आपका 1 से ज़्यादा होगा, या ये जो रेशियो है लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एन ये 1 से ज़्यादा होगा। अब अगर लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एन 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ से पहले हम एक चीज़ क्या डिड्यूस कर सकते हैं, एक चीज़ ये डिड्यूस कर सकते हैं कि लैम्डा नॉट जो है वो लैम्डा एन से ज़्यादा होगा। ये पहली चीज़ हमने डिड्यूस करी, लैम्डा नॉट जो है वो लैम्डा एन से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट का जो वेवलेंथ है इसमें वैक्यूम में वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लाइट का वेवलेंथ किसी मीडियम में, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है, तो उसका वेवलेंथ जो है वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए वैक्यूम में लाइट कुछ ऐसा कर रहा होगा, ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट का वेवलेंथ इतना है, ठीक है, ये लैम्डा नॉट है। क्या होगा कि जब इस मीडियम में एंटर करेगा लाइट, तो उसका वेवलेंथ जो है वो श्रिंक हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, वेवलेंथ श्रिंक हो जाएगा एक वेव मोशन कंप्लीट करने में या एक टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करने में। अब वो उसको ज़्यादा वेवलेंथ नहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, थोड़े ही लेंथ में जो है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन अपना पूरा कर ले रहा है, ठीक। ये हमको यहाँ पे समझना है कि जब वैक्यूम से मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करती है या ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है, उसका वेवलेंथ जो है वो श्रिंक हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट वैक्यूम में वेवलेंथ ज़्यादा है, लैम्डा एन मीडियम में जो है वो वेवलेंथ आपका कम हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ऑल्दो यहाँ से तो हमने ये लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एन का रेशियो निकाला था, ठीक है। यहाँ से मैं लैम्डा नॉट जो है मैं लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स लैम्डा एन। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए जस्ट आगे आपको समझ आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। लैम्डा नॉट जो है वो वैक्यूम में लाइट का वेवलेंथ है, और वैक्यूम में लाइट का वेवलेंथ जो है वो ऑब्वियसली हाईएस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड हाईएस्ट है, तो उसका वेवलेंथ भी हाईएस्ट होगा, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड हाईएस्ट है, तो उसका वेवलेंथ भी हाईएस्ट होगा। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, तो उसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा, या जैसे मैं बोलता हूँ श्रिंक कर जाएगा, ठीक। तो अगर मुझे लाइट का वेवलेंथ वैक्यूम में और लाइट का वेवलेंथ किसी मीडियम में कंपेयर करना है, ठीक है, अब सिंस लाइट का वेवलेंथ वैक्यूम में हाईएस्ट है और लाइट का वेवलेंथ किसी मीडियम में थोड़ा कम होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे लैम्डा एन को लैम्डा नॉट के बराबर करना है, ठीक है, मतलब एक छोटी क्वांटिटी को एक बड़ी क्वांटिटी के बराबर करना है, तो उस छोटे क्वांटिटी में मुझे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली हमने पढ़ रखा है कि म्यू भी हमारा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो म्यू आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है लैम्डा एन में। लैम्डा एन जो है आपका छोटा वेवलेंथ है, ताकि जिससे आपका जो लैम्डा एन है वो आपका लैम्डा नॉट के बराबर हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जिसका रिजल्ट हम आगे समझते हैं। तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल पाथ पढ़ाया था, अब मैं आपको ऑप्टिकल पाथ बताता हूँ। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? तो ऑप्टिकल पाथ ये होता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट अ रे ऑफ लाइट हैड टू ट्रैवल इन वैक्यूम टू जनरेट द सेम वेव फॉर्म एज इट वुड वाइल ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है, बट क्या बताना चाह रहा है ये कि वही सेम वेव फॉर्म, ठीक है, जो एक रे ऑफ लाइट वैक्यूम में बना रही है और वही सेम वेव फॉर्म जो एक रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में बना रही है, ठीक है, वो सेम वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए
उस रे ऑफ लाइट को वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मीडियम में, ठीक है, किसी भी मीडियम में ऑब्वियसली आपका रे ऑफ लाइट जो है एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए उसको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़े से ही डिस्टेंस में, ठीक है, या ये जो आपका ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इतने से डिस्टेंस में, लैम्डा एन डिस्टेंस में वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, बट वैक्यूम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक, मीडियम के अंदर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको लैम्डा एन, जो कि एक छोटा डिस्टेंस है, ट्रैवल करना पड़ रहा है। वैक्यूम में वही एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उस रे ऑफ लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट को मैं यहाँ ऑप्टिकल पाथ कह रहा हूँ, क्योंकि लैम्डा नॉट जो है वैक्यूम बेसिकली आपका फिक्स्ड होता है, तो वैक्यूम में जो रे ऑफ लाइट को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है उसको मैं ऑप्टिकल पाथ कह रहा हूँ। ठीक है, मीडियम में आपका जो रे ऑफ लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, मीडियम में जो रे ऑफ लाइट आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लैम्डा एन, ये आपका ज्योमेट्रिकल पाथ हो गया, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पाथ में अपना मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, स्केल लगा के मैंने मेजर कर लिया कि कितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर रहा है। बट इस ज्योमेट्रिकल पाथ को, ठीक है, इस ज्योमेट्रिकल पाथ को जब मुझे ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, ताकि आपका जो ज्योमेट्रिकल पाथ है वो ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट हो जाए। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? वही सेम वेव फॉर्म जो एक रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर बना रही है, वही सेम वेव फॉर्म उस रे ऑफ लाइट को वैक्यूम में बनाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो ऑप्टिकल पाथ होता है। तो क्या समझा हमने यहाँ पे? लैम्डा नॉट जो है वो वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, तो लैम्डा नॉट आपका ऑप्टिकल पाथ हो गया। लैम्डा एन जो है आपका किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, मीडियम में हम मेजर कर सकते हैं, तो मीडियम जो है हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ हो गया। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ जो होता है उसमें जब आप म्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑप्टिकल पाथ बनता है, और ऑप्टिकल पाथ जो है वो एक्चुअल लेंथ होती है जो किसी रे ऑफ लाइट को वैक्यूम में ट्रैवल करना पड़ रहा है सेम वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि फॉर एनी मटेरियल अदर देन वैक्यूम द ऑप्टिकल पाथ इज ऑलवेज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो ज्योमेट्रिकल पाथ से हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ज्योमेट्रिकल पाथ जो है वो कोई छोटा डिस्टेंस है, लैम्डा एन छोटा था, उसमें हमें 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ताकि वो जाके ऑप्टिकल पाथ के बराबर हो जाए। तो ऑब्वियसली आपका ज्योमेट्रिकल पाथ जो है वो हमेशा ऑप्टिकल पाथ से छोटा होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकल पाथ इतना है, ठीक है, बट ऑप्टिकल पाथ इतना है। ओके, हाँ, वैक्यूम में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है, तो फिर ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज फॉर एनी अदर मीडियम द ऑप्टिकल पाथ इज ऑलवेज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल पाथ एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट श्रिंक्स। जो मैं बोल रहा था, वेवलेंथ ऑफ लाइट श्रिंक्स व्हेन इट एंटर्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सोच रहे होगे कि ये मैंने क्यों पढ़ाया है, इसका जो यूज़ है आपका अभी जब हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ काम आने वाला है। फिलहाल यहाँ के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, लैम्डा नॉट जो है म्यू टाइम्स लैम्डा एन, ये ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ होता है। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, बोले कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल पाथ, तो बेसिकली आपको यही करना है। यहाँ पे फाइनली आपको ये इक्वेशन लिखनी है जिससे एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ आपने करेक्ट इक्वेशन डिराइव कर दिया है। अब इसका यूज़ अभी यहाँ नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और हम देख लेते हैं, वो होता है फेज चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के दौरान लाइट का या वेव का जो फेज़ है वो कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं। तो पहले हम 2 सिंपल केसेस सिनेरियो पढ़ते हैं। इसमें से एक हो सकता है आपने कई बार देखा भी हो, रिफ्लेक्शन ऑफ पल्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ठीक है, फिक्स्ड एंड जैसे आपने कोई रिजिड एंड ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए एक सॉलिड वॉल है, ठीक है, एक दीवार है, और इसमें आपने यहाँ पे एक ऐसे रस्सी बांध रखी है। रस्सी का एक एंड जो है वो आपके वॉल पे फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता ये वाला एंड। दूसरा एंड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, रस्सी टाइट है, रस्सी में कुछ टेंशन है ताकि वो वेव जो है वो वेव या पल्स का जनरेशन वो सपोर्ट कर सकें। थोड़ा टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। आपने ये वाला एंड पकड़ा हुआ है, आपने ये वाला एंड जो है वो तेज़ी से ऊपर किया और फिर नीचे की तरफ मूव किया, तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक पल्स जनरेट कर रहे हो। ठीक है, और ये पल्स जो है आपने बेसिकली आपने स्ट्रिंग के इस वाले एंड को
तेज़ी से झटका है, ऊपर और नीचे मूव किया है, एक पल्स जनरेट किया है, और ये पल्स जो है आप देख सकते हो कि राइट साइड ट्रैवल कर रहा है, पल्स ट्रैवलिंग टू द राइट। ये पल्स देखिए ऐसे आगे बढ़ेगा और फिर दीवार के पास आएगा, दीवार से जब ये रिफ्लेक्ट होगा पल्स, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी तरफ आ रहा है ये, तो रिफ्लेक्टेड पल्स जो है मूविंग टू द लेफ्ट, ये पल्स अब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। पर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पल्स ऊपर था, यहाँ पे पल्स का शेप नीचे हो गया है, ठीक है। या फिर अगर आप एम्पलीट्यूड वेक्टर के टर्म में बात करो तो आप यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड वेक्टर ऊपर पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेक्टर नीचे पॉइंट कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड वेक्टर में क्या हो रहा है कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसी का हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड पल्स है मूविंग टू द लेफ्ट, उसमें एक 180 डिग्री या पाई का फेस शिफ्ट हुआ है, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसी को 180 डिग्री फेस शिफ्ट बोलते हैं, या पाई फेस शिफ्ट भी बोला जाता है, ठीक। बट अगर यही रिफ्लेक्शन आप एक फ्लेक्सिबल एंड से करा रहे हो, फ्लेक्सिबल एंड का मतलब ये हुआ कि अब जो है जैसे ये वाला जो एंड है ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक रॉड ले रखा है, ठीक है, एक रॉड है ये, ठीक है, और उस रॉड में हमने एक रिंग, उस रॉड में एक रिंग डाल दी है, ठीक है। तो ये रिंग जो है वो आराम से ऊपर नीचे, ये रिंग फ्लेक्सिबल है, ये मूव कर सकती है रिंग, ठीक। अगेन आपने पल्स जनरेट किया, पल्स जो है इस तरफ से मूव कर रहा है। अब आप देखोगे जब ये पल्स जो है इस रिंग को हिट करेगा, ठीक, तो धागे का ये वाला पार्ट जो है तो वो रिंग को ऊपर मूव कराएगा, ठीक है। और जब ये पल्स रिफ्लेक्शन के बाद वापस नीचे आएगी तो ये रिंग जो है वह वापस अपने मीन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पल्स आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही है, ठीक है, बट पल्स का जो ओरिजिनल इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स में कोई फेस शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा है। एम्पलीट्यूड वेक्टर दोनों में ऊपर ही पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड पल्स जो है जो राइट की तरफ मूव कर रही है उसमें कोई फेस शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिला है। कंक्लूजन हमें यहाँ से क्या लेना है, हमें कंक्लूजन यहाँ से ये लेना है कि अगर किसी रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है, और अगर किसी फ्लेक्सिबल एंड से हमारा फेस शिफ्ट होता है तो कोई अगर किसी फ्लेक्सिबल एंड से हमारा रिफ्लेक्शन होता है तो हमें कोई फेस शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये बात तो कुछ ऐसे ही हो गई, जैसे आप समझ लो, इमेजिन कर लो कि बेसिकली आप क्या कहते हैं, अपने से बड़े अपने से किसी भारी इंसान से भिड़ने जा रहे हो तो पलट के आपको वापस आना पड़ेगा, जैसे फिक्स्ड एंड वाले रिफ्लेक्शन के केस में हो रहा है, क्योंकि अपने से बड़े को आप हिला नहीं पाओगे, ठीक है। बट अगर कोई फ्लेक्सिबल आदमी है तो उसको हिला के आप अपना आगे बढ़ सकते हो, आपको अपना जो है क्या कहते हैं फेस जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा सेकंड केस में हो रहा है। तो उस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पे। इसी को हम थोड़ा और फर्दर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए अगले एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें हमने क्या किया है कि हमने फिक्स्ड एंड ना लेके यहाँ पे क्या किया है कि एक थिक और थिन स्ट्रिंग ले ली है। एक बार हमारी थिन जो हमारी स्ट्रिंग जो है थोड़ी पतली है, थिन है, दूसरे केस में वो थोड़ी थिक है। दो केसेस हम स्टडी करेंगे यहाँ पे भी। पहला केस जो है हमारा क्या है कि जब वेव जो है हमारी या पल्स जो है ट्रैवलिंग फ्रॉम थिन स्ट्रिंग टू थिक स्ट्रिंग, मतलब हमने पहले इंसिडेंट पल्स हमारा थिन स्ट्रिंग में है और आगे हमारा थिक स्ट्रिंग है। क्या होगा, देखिए इंसिडेंट पल्स हमारा थिन स्ट्रिंग में है, ठीक है, और जब ये थिक स्ट्रिंग पे जाएगा तो ऑब्वियसली जो है क्या कहते हैं, एक पार्ट जो है वो तो रिफ्लेक्ट होगा, जैसे हमने पहले केस में पढ़ रखा है, ठीक है। इस पल्स का एक हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक। और रिफ्लेक्ट जब होगा तो आप देखो कि ये थिन स्ट्रिंग है और ये थिक स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली जो है कि बेसिकली आप अपने किसी से बड़े से भिड़ने जा रहे हो, तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो उसमें 180 डिग्री फेस शिफ्ट आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये रिजिड एंड था या फिक्स्ड एंड था, तो रिफ्लेक्शन पे 180 डिग्री फेस शिफ्ट आ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, क्योंकि ये थिन स्ट्रिंग है, इसकी डेंसिटी या मास कम है, और ये थिक स्ट्रिंग है, इसका डेंसिटी या मास ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा उसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाएगा। बट इसमें एक एडिशनल चीज़ होगी जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। एक हल्का सा पार्ट जो है वो ट्रांसमिट भी होगा ये थिक स्ट्रिंग में। क्यों? क्योंकि ये थिक है तो ये स्ट्रिंग थिक, ठीक है, बट क्या कहते हैं ये स्ट्रिंग जो है ये वेव सपोर्ट कर सकती है, तो इसमें हल्का सा जो है आपको ट्रांसमिटेड वेव भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इंसिडेंट पल्स में और ट्रांसमिटेड पल्स में आप देखोगे कि कोई फेज शिफ्ट नहीं हो रहा है, एज इट इज़ वो क्या कहते हैं निकल जा रहा है। हाँ, आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि एम्पलीट्यूड जो है वो अब डिवाइड हो गया है, या एनर्जी जो है वो डिवाइड हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा एम्पलीट्यूड आपको ट्रांसमिटेड पल्स में दिख रहा है और थोड़ा सा एम्पलीट्यूड आपको रिफ्लेक्टेड पल्स में दिख रहा है। इंसिडेंट पल्स का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा था, वो जो एनर्जी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कुछ एनर्जी ट्रांसमिटेड पल्स में चली जाती है, कुछ एनर्जी जो है वो आपको रिफ्लेक्टेड पल्स में रिटर्न में वापस आती है, ठीक है। तो
वो एनर्जी जो है वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, इसीलिए एम्पलीट्यूड जो है रिफ्लेक्टेड पल्स का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम बनाया है, एंड रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड। खैर एम्पलीट्यूड का आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस क्या समझना है यहाँ पे कि ट्रांसमिटेड पल्स में कोई फेज शिफ्ट नहीं हो रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड पल्स में 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है जब आप पतली स्ट्रिंग से, थिन स्ट्रिंग से मोटे स्ट्रिंग या थिक स्ट्रिंग की तरफ जा रहे हो। अब यही अगर रिवर्स एक्सपेरिमेंट किया जाए, अगर आपने थिक स्ट्रिंग में पल्स बनाया है, ठीक है, ये थिक स्ट्रिंग का जो पल्स है जब थिन स्ट्रिंग में जाएगा तो ट्रांसमिटेड पल्स में तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आता है। ट्रांसमिटेड पल्स में कोई फेज शिफ्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जो थिक स्ट्रिंग है वो थिन स्ट्रिंग में भी ऐसे ही एक पल्स जनरेट कर देगी जो आगे की तरफ मूव करेगा, तो ट्रांसमिटेड पल्स विथ नो फेज शिफ्ट। बट रिफ्लेक्टेड पल्स जो है, अब आप देखिए रिफ्लेक्टेड पल्स में भी कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे ये थिक स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग भारी है, ठीक है, तो जब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि थिक स्ट्रिंग है तो इसको आप इमेजिन करिए ये फ्लेक्सिबल वाले एंड की तरह, ठीक है, कि ये वाला एंड जो था वो फ्लेक्सिबल था या मूव कर सकता था, तो रिफ्लेक्टेड पल्स में जो है हमारा कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा था। उसी को हम यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये तो थिक स्ट्रिंग है, ये तो मोटा है, भारी है, ठीक है, तो ये तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो हल्के वाले को तो अपने हिसाब से बेंड करेगा, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड स्ट्रिंग में यहाँ पे आपको कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांसमिटेड पल्स तो एज इट इज़ जाती है, ट्रांसमिटेड पल्स में कोई चेंज नहीं आता है। रिफ्लेक्टेड पल्स में ही हमको ध्यान देना रहता है, अगर आप पतले स्ट्रिंग से मोटे स्ट्रिंग की तरफ जा रहे हो तो रिफ्लेक्टेड पल्स में 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है जो कि आपका रिजिड एंड को रिजेंबल करता है, ठीक। और जब आप थिक स्ट्रिंग से थिन स्ट्रिंग की तरफ जाते हो तो रिफ्लेक्टेड पल्स में कोई फेज शिफ्ट नहीं आता है जो कि आपके फ्लेक्सिबल एंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और याद करने का तरीका यही है बेसिकली कि आप देखो कि आप अपने से बड़े से किसी से भिड़ने जा रहे हो या आप अपने से किसी छोटे से भिड़ने जा रहे हो। बड़े से भिड़ने जा रहे हो तो आपको पलट के वापस आना पड़ेगा, छोटे से भिड़ने जा रहे हो तो उसको तो आप साइड करके आगे बढ़ सकते हो, ये चीज़ होती है, ठीक। और फाइनली जो है अच्छा, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नीचे लिखा है, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ट्रांसमिटेड वेव नेवर एक्सपीरियंसेस अ फेज शिफ्ट। ट्रांसमिटेड वेव में तो हमेशा कोई फेज शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलता, वो तो एज इट इज़ मूव कर रही है। व्हेन गोइंग फ्रॉम थिन टू थिक स्ट्रिंग, ठीक है, पतले से मोटे स्ट्रिंग की तरफ जाते हो, रिफ्लेक्टेड पल्स इज पाई फेज शिफ्टेड। रिफ्लेक्टेड पल्स जो है आपका पाई फेज शिफ्ट हो रहा है उसमें। एंड व्हेन गोइंग फ्रॉम थिक टू थिन स्ट्रिंग, ठीक है, थिक से थिन स्ट्रिंग की तरफ जा रहे हो तो रिफ्लेक्टेड पल्स में आपको कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमें याद रखना है, ये हमारा थिन फिल्म इंटरफेरेंस में काम आएगा। एंड अब वही चीज़ जो है हम लाइट वेव से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रिलेट दीज टू लाइट वेव्स एंड मीडिया विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अब जो हम मोटे और पतले स्ट्रिंग की बात कर रहे थे उसको अब हम ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। अब जो पतला स्ट्रिंग था, ठीक है, वो आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और जो मोटा स्ट्रिंग था वो आपके ऑप्टिकली डेंसर स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। जैसे एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 के पास होता है, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एग्जैक्टली 1 नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा 1 के क्लोज होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.000293 जैसा कुछ होता है, ठीक है, रफली हम उसको 1 ले लेते हैं। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली 1 होता है, बट एयर का फॉर ऑल लाइक प्रैक्टिकल पर्पसेस हम 1 मान सकते हैं। अब एयर जो है आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ठीक है, और वाटर जो है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो एयर को आप पतले पतले धागे की तरह मान सकते हो और वाटर जो है उसको आप मोटे धागे की तरह मान सकते हो, ठीक है। अब ये तो इंसिडेंट पल्स थी, ठीक है, यहाँ नाम भी लिख देते हैं, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट पल्स है, इंसिडेंट वेव है, पल्स नहीं वेव है। ट्रांसमिटेड वेव में तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, तो क्या कहते हैं, इसको मैं एज इट इज़ बनाऊंगा। ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। बट एयर जो है ऑप्टिकली रेयर है और वाटर ऑप्टिकली डेंसर है, तो बेसिकली हल्का ऑब्जेक्ट अपने से भारी ऑब्जेक्ट से भिड़ने जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो उसमें क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो देखिए वो इस तरह से बनेगी। अच्छा, और एक चीज़ और है, मुझे ये भी ध्यान देना चाहिए, एयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वाटर में जो है वो वेवलेंथ थोड़ा सा श्रिंक भी कर जाएगा, ठीक है, तो वो भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि वाटर में वेवलेंथ आपका श्रिंक कर रहा है। एयर में वेवलेंथ तो सेम रहेगा बट आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा, जिसको मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। वेवलेंथ सेम रहेगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक।
तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसका एयर में रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ जो है वो इसका लैम्डा 1 है, ठीक है। मान लीजिए एयर में वेवलेंथ लैम्डा 1 है और वाटर में मान लीजिए वेवलेंथ लैम्डा 2 है। तो पहली बात तो ये है कि लैम्डा 1 जो है आपका ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि पानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। तो लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 से ज़्यादा होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें वेवलेंथ श्रिंक कर जाता है। बट हमने ध्यान क्या दिया कि ट्रांसमिटेड वेव में तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आया, नो फेज शिफ्ट, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव में आपका जो है वो पाई फेज शिफ्ट आया है क्योंकि आप ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे थे। अब अगर इसका आप ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट हम करें, वाटर ले लें, ठीक है। वाटर में हमारा वेव फॉर्म इस तरह से है, ठीक। एंड फिर एयर में जाओगे तो आप और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हो, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहे हो, तो वेवलेंथ आपका बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है, ट्रांसमिटेड वेव में तो कोई फेज शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ट्रांसमिटेड वेव तो एज इट इज़ रहेगी। एंड रिफ्लेक्टेड वेव में क्या होगा, क्योंकि आप डेंसर से रेयर में जा रहे हो, ठीक है, या मोटा स्ट्रिंग पतले स्ट्रिंग से टकरा रहा है, तो मोटे स्ट्रिंग में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे हुआ था, रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो भी आपका जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो भी आपको एज इट इज़ ही दिखेगा इस तरह से। हाँ, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज कर जाएगा बट कोई फेज शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फेज शिफ्ट देखिए मैं यहाँ पे कैसे दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट वेव का मिनिमा आ रहा था, रिफ्लेक्टेड वेव का यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव का वेव फॉर्म एकदम सेम है। रिफ्लेक्टेड वेव आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिप हो गई है, ठीक है, पलट गई है, इस 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव तीनों का जो जनरल शेप है वो सेम ही है, ठीक। तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव, यहाँ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है, कोई फेज शिफ्ट नहीं है। एंड रिफ्लेक्टेड वेव, इसमें भी कोई फेज शिफ्ट नहीं है क्योंकि आप ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहे थे, ठीक। वेवलेंथ की बात कर ली जाए तो वाटर में अगर मान लीजिए वेवलेंथ लैम्डा 3 है, ठीक है, मैं पहले वाले से कंफ्यूज नहीं करने के लिए अलग यूज़ कर रहा हूँ, और एयर में वेवलेंथ लैम्डा 4 है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका लैम्डा 4 जो है वो लैम्डा 3 से ज़्यादा आएगा। एयर में जो है वो वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि एयर का म्यू जो है वो कम है। ओके, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि फेस कैसे शिफ्ट होता है जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के टाइम पे क्या होता है, फेस कैसे शिफ्ट होता है। एंड जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के टाइम पे फेस कैसे शिफ्ट होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मोस्टली जो है वो आपको ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी कोई फेज शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो फेज जो है आपका रिफ्लेक्टेड वेव का फेज जो है वो पाई से शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहे हो तो आपके रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है। ट्रांसमिटेड वेव में तो कभी फेज शिफ्ट नहीं होता है, ओके। एंड फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, एक रे ऑफ लाइट जो है ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट कराई गई है, ठीक है। तो इस ग्लास स्लैब पे आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये इंसिडेंट रे है, ठीक। ये आपकी ट्रांसमिटेड रे है, ठीक। ट्रांसमिटेड रे है, और यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए ये आपका एयर होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और ये आपका ग्लास है, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए रफली 1.5 होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा ग्लास है, बट रफली 1.5 ले रहे हैं। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रफली हम 1 ले रहे हैं। एयर आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ग्लास जो है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो आपका जो ट्रांसमिटेड रे है,
ट्रांसमिटेड रे में तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, बट ये यहाँ पे आपको देख सकते हो कि एक हल्की सी रे ऑफ लाइट आ रही है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। यहाँ पे या इसको हम फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, सेकंड में आपको भी दिखाता हूँ। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो क्या फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे में आपको फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा? तो हाँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। एयर से ग्लास जा रहे हैं तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे में आपको पाई फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे में आपको पाई फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रांसमिटेड रे में देखिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक बार और जो है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है, जब रे ऑफ लाइट जो है वो फाइनली ग्लास से बाहर आ रही है, एयर में बाहर वापस जा रही है, ठीक है। एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रफली 1 है, तो इस वाली लाइट को आप ट्रांसमिटेड भी कह सकते हो, बट अगर मैंने क्योंकि इसको ऑलरेडी ट्रांसमिटेड रे कह रखा है, इसको मैं इमर्जेंट रे बोलता हूँ, क्योंकि ये फाइनली अब एयर में बाहर आ रही है, तो इमर्जेंट रे इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर आपको एक हल्का सा स्ट्रीक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि आपका सेकंड रिफ्लेक्शन का केस है, क्योंकि हर हर इंटरफेस पे आपको एक थोड़ी सी रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट होती है, मीडियम के अंदर जाती है, और रिमेनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड रे भी क्या होगा, उसका कुछ हिस्सा इमर्जेंट रे के फॉर्म में दिखाई देगा और कुछ हिस्सा जो है वो आपका वापस से ग्लास के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो है हम सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब आप सोचिए, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे क्या इसमें फेज शिफ्ट होगा या नहीं होगा? यहाँ अब आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहे हो, ग्लास से एयर में जा रहे हो, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मोटे स्ट्रिंग से पतले स्ट्रिंग की तरफ जा रहे हो। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे में कोई फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा? नहीं, कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में नो फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में हमें कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड रिफ्लेक्टेड रे का कुछ हिस्सा जो है वो वापस से एयर में वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है हम बोल सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं रिटर्निंग रे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं तो अपने मन से बोल रहा हूँ, रिटर्निंग रे बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, आप ऐसे समझो कि ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, ये रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, ठीक है। इसमें भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा, बट वो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई नहीं देगा, बहुत फेंट होगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। मोस्टली लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, रिटर्न होकर वापस आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या हो रहा है, हमको दो रिटर्निंग रेज मिल रही हैं, ठीक है। एक तो जो पहली रिफ्लेक्शन से तुरंत वापस आ जा रही है, और दूसरी जो हमें क्या हो रहा है कि पहले अंदर ग्लास के अंदर जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट होके और फिर ट्रांसमिट होके बाहर आ रही है। तो ये जो दो रेज हैं जो हमें वापस मिल रही हैं, ठीक है, ग्लास से रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन या फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, और एक सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के बाद, ये जो दो रेज हैं ये आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, और इसी इंटरफेरेंस को हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं, जो अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं ये डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये आप देखोगे कि ये जो दो रेज हैं, ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड और रिटर्निंग, अब ये आपस में इंटरफेरेंस करेंगे और आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस का फिनोमिना दिखेगा। रिटर्निंग रे की बात कर दें अगर हम, ठीक है, तो रिटर्निंग रे की अगर हम बात करें तो क्या इसमें कोई फेज शिफ्ट हुआ है, ये भी देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे है। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे में हमने तो देखा कि पाई फेज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे से ट्रांसमिटेड रे में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें भी कोई फेज शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे थे, तो कोई फेज शिफ्ट नहीं है। एंड देन आपका जो रिटर्निंग रे है, क्योंकि ये यहाँ पे एक ट्रांसमिशन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, आप ग्लास से वापस एयर में जा रहे हो तो ट्रांसमिशन हो रही है, रिटर्निंग रे, इसमें भी आपको कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, नो फेज शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड रे था इसमें भी कोई फेज शिफ्ट नहीं था, नो फेज शिफ्ट, क्योंकि यह ट्रांसमिशन का केस है, ठीक है। एंड इमर्जेंट रे में भी आपको कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी सिंपल ट्रांसमिशन का केस है, ठीक है। तो इमर्जेंट रे में भी नो फेज शिफ्ट। तो अगर अब आप फाइनली ध्यान से देखें, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास कई कंपोनेंट्स हो गए हैं, ठीक, इंसिडेंट रे आ रही है,
ट्रांसमिटेड रे में तो कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, और जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रेयरर से डेंसर में जा रही थी, तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज शिफ्ट आ रहा है। फिर ट्रांसमिटेड रे पे अगर आप देखें जिसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है, उसका कुछ हिस्सा फिर से बाहर निकल रहा है, तो ट्रांसमिशन का केस हो रहा है इमर्जेंट रे, कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। उसमें से कुछ हिस्सा उसका वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम का केस था। तो अगेन सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में आपको कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी भी जो है आपका ओरिजिनल रे का जो इंसिडेंट रे का जो फेज था वो मेंटेन रह रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे का जो फेज था वो मेंटेन रह रहा है। और फाइनली यहाँ पे एक बार और ट्रांसमिशन हो रहा है रिटर्निंग रे, उसमें भी कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रांसमिशन के केस में कभी फेज शिफ्ट नहीं होता है। तो जो रिटर्निंग रे है और इंसिडेंट रे जो है, इसमें आप देख सकते हो कि फेज जो है वो कंजर्व्ड है, ठीक है, इतने पाथ में फेज जो है आपका कंजर्व्ड है, ठीक। और फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज शिफ्ट आ रहा है, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और रिटर्निंग रे इनके बीच में जो है आप देख सकते हो कि एक पाई का फेज शिफ्ट जो है वो पहले से ही जनरेट हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का फिनोमिना, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे में एक पाई का फेज शिफ्ट इनहेरिटली जनरेट हो गया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वो एक रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये पाई का फेज शिफ्ट आ गया है। एंड रिटर्निंग रे जो है उसका जो फेज है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे से मैच कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे इतने प्रोसेस में कोई फेज शिफ्ट आपका नहीं हो रहा है। तो अब ये जो चीज़ है ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस में काम आने वाली है। इस वीडियो का मैं यहीं रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस देखेंगे, और ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये वहाँ कैसे काम आएगी वो भी देखेंगे। ओके।